फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1854 से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा का विकास तथा 1854 के बाद वुड डिस्पैच और जो भी और आयोग बने उनके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे 1854 से पूर्व जो भारत में उच्च शिक्षा का विकास हुआ उसके बारे में। बात करें 1854 से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा के विकास की तो 1823 ईस्वी में एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया था। इसका क्या कार्य था? तो इसका कार्य था 1835 तक 20 विद्यालयों का इसने संचालन किया। उसके बाद 1837 तक इसने 48 विद्यालयों का संचालन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बात आती है 1835 की। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पर की गई थी। 1840 ईस्वी में मुंबई में एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। 1843 ईस्वी में जेम्स थॉमसन एक प्लान आया, यानी कि जेम्स थॉमसन प्लान इसका नाम था। ये योजना आई जो कि ग्रामीण शिक्षा की एक विस्तृत योजना थी। 1844 ईस्वी में 33 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय पर डलहौजी के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद 1844 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में इंजीनियरिंग की जो शिक्षा थी वो प्रारंभ की गई। आप जानते हैं कि जो हिंदू कॉलेज है वो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से मतलब स्थापित हुआ था। तो उसमें 1844 ईस्वी में इंजीनियरिंग की जो शिक्षा थी उसको प्रारंभ किया गया था। 1847 ईस्वी में तमिल स्कूल की स्थापना भी की गई थी, और ये जो तमिल स्कूल की स्थापना थी वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी। और ये स्थापना इसकी किस लिए की गई थी? तो इसकी स्थापना लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए की गई थी, यानी कि अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए की गई थी। उसके बाद बात आती है 1847 की। 1847 ईस्वी में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो कि थॉमसन के द्वारा स्थापित कराया गया था। 1851 ईस्वी में पुणे में कॉलेज की स्थापना की गई, और ये जो पुणे कॉलेज की स्थापना थी वो जो पहले पुणे संस्कृत कॉलेज और जो पुणे अंग्रेजी स्कूल थे दोनों को मिलाकर फिर उसे कॉलेज बना दिया गया था, जो कि 1851 में किया गया था। उसके बाद 1852 ईस्वी में आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज की स्थापना की गई। 1854 ईस्वी में मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, और 1854 में ही आपका वुड डिस्पैच आता है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। 1856 की बात करें तो जो कोलकाता है वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1856 ईस्वी में की गई थी। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को, यानी कि जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं उसको, जो कि 1854 में आया था। वुड डिस्पैच 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा गठित किया गया था। आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर कहें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समय समय पर, यानी कि हर 10 साल के बाद क्या करती थी? चार्टर एक्ट लेके आती थी। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, क्योंकि इससे पहले जो चार्टर एक्ट आया था वो समय समय पर चार्टर एक्ट लेकर आती थी। तो जो वुड डिस्पैच था वो 1853 के चार्टर एक्ट में इसका प्रावधान किया गया था, और इसमें कुल 100 अनुच्छेद थे। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है कि वुड डिस्पैच क्या है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। आगे बात करें इसके बारे में और, तो जो सर चार्ल्स वुड थे, चार्ल्स वुड जो कि उस समय अर्ल ऑफ एडरबीन के मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, यानी कि एबरडीन की जो अर्ल ऑफ एबरडीन की जो मिलीजुली सरकार थी उस समय, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, और उन्हीं को इसका ये जो आयोग था उसका अध्यक्ष बनाया गया था, जिनका नाम था सर चार्ल्स वुड। भारत की भावी शिक्षा की एक व्यापक योजना जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया जाए, यानी कि इसकी जो स्थापना थी वो किस लिए की गई थी? तो भारत में भावी शिक्षा की एक व्यापक योजना बनानी थी, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि पूरे भारत के स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया जाना था। इसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसने अब क्या सिफारिशें दी थी? तो इसने जो मुख्य सिफारिशें दी थी उनमें क्या था? तो सरकार पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि जो पश्चिम की शिक्षा थी वो पश्चिम की कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार प्रचार करना। उच्च शिक्षा के माध्यम क्या हो? अंग्रेजी हो, यानी कि ये जो मैंने बोल्ड में लिखा है
ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें पहला तो यही है कि जो इसमें बात की गई थी वो ये थी कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा के लिए जो माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए, किंतु इसके साथ-साथ जो देशी भाषाएँ थी उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा गाँव में देशी भाषा में प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाएँ और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएँ। मतलब ये था कि ये जो आयोग था, इसने क्या प्रावधान किए थे कि जो उच्च शिक्षा है उसमें भाषा जो हो वो अंग्रेजी भाषा हो। उसके बाद गाँव में देशी भाषा में जो प्राथमिक पाठशालाएँ होती हैं, वहाँ पर देशी भाषा में जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए। इसके अलावा जो जिला स्तर पर है, वहाँ पर एंग्लो वर्नाकुलर, एंग्लो मतलब अंग्रेजी और वर्नाकुलर मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, दोनों को मिला-जुला कर हाई स्कूल और जो कॉलेज हैं, वो खेले जाएँ, जहाँ पर दोनों भाषा में शिक्षा दी जाती हो। मतलब अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाती हो, ये सिर्फ जिला स्तर की बात है। और जो उच्च शिक्षा है, वो अंग्रेजी भाषा उसकी मतलब उच्च जो शिक्षा थी, उसमें अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया था। निजी की बात करें तो यानी कि जो शिक्षा में निजी प्रयत्न थे, यानी कि कोई मतलब प्राइवेट तौर पर अपना कोई जो स्कूल है, जो विद्यालय है, कुछ भी खोलना चाहता है, तो निजी जो प्रयत्न थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाए, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया था, यानी कि ऐसा भी इसमें बताया गया था, ऐसी भी सिफारिश की गई थी। इसके अलावा व्यावसायिक और जो तकनीकी शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए, ऐसा भी इसमें कहा गया था। उसके अलावा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की जाए, यानी कि जो टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी जो संस्थान है उनकी स्थापना की जाए, ऐसा भी इसमें सिफारिश की गई थी। इसके अलावा महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। कंपनी ने यानी कि इसके बाद जब इसकी सिफारिशें आई तो कंपनी के जो 5 प्रांत हैं, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके 5 प्रांत थे। एक तो था बंगाल, दूसरा था बंबई, तीसरा था मद्रास, चौथा था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और उसके बाद 5वां था पंजाब। तो ये जो पाँचों प्रांत थे उसमें एक-एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। अब ये जो प्रावधान था जब इसकी सिफारिशें आई तो इसकी सिफारिश के बाद इसमें क्या अमल किया गया तो 1855 ईस्वी में इन पांचों प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। 53 में ये आया था, उसके बाद इसने अपनी सिफारिशें दी और 1855 ईस्वी में फिर पांचों प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और जो मद्रास यानी कि जो 3 प्रेसिडेंसियां थी उसमें 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय थे वो किसके समय पर स्थापित किए गए। तो 1857 ईस्वी में ये विश्वविद्यालय खोले गए थे, जिनमें जो पहला विश्वविद्यालय था वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 24 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित हुआ था, यानी कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है जो कि सबसे पहले खोला गया था वो 24 जनवरी 1857 को आता है। उसके बाद 18 जुलाई 1857 ईस्वी को जो बंबई था वहां पर विश्वविद्यालय बनाया गया, यानी कि उसके लिए जो एक्ट था वो पारित किया गया था। उसके बाद 5 सितंबर 1857 ईस्वी को मद्रास विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित किया गया था। तो ये तीनों एक्ट का क्रम है कि सबसे पहले जो आता है वो कलकत्ता है, उसके बाद बंबई है, उसके बाद मद्रास है। तीनों 1857 में ही आए, लेकिन कभी-कभी अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो जो पहला वाला है वो 24 जनवरी 1857 है, जो दूसरा है जिसको बंबई में स्थापित किया गया था वो 18 जुलाई 1857 है और जो तीसरा जो कि मद्रास में था वो 5 सितंबर 1857 है। तो ये जो विश्वविद्यालय थे इनकी स्थापना भारत में की गई थी। आगे बात करें तो जो स्टेनली है, यानी कि एक स्टेनली आज्ञा पत्र 1859 ईस्वी में आया था, इसमें शिक्षा संबंधी जो घोषणा थी वो की गई थी, यानी कि शिक्षा से संबंधित ही था ये भी। उसके बाद बात करें चार्ल्स वुड डिस्पैच की और तो जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है उसको अंग्रेजी नमूनों की दास्तापूर्ण अनुकृति भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, मतलब इसमें जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा ब्रिटिश को मतलब कॉपी किया गया था, एक तरह से जो उनका पूरा सिस्टम था उसी को उन्होंने यहाँ पर लागू करने की कोशिश की थी, इसलिए जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है उसको अंग्रेजी नमूनों की दास्तापूर्ण अनुकृति कहा जाता है, यानी कि उसकी कॉपी कहा जाता है। यह मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से ही संबंधित था, यानी कि जो मेन इसमें फोकस था वो जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है, यानी कि उच्च शिक्षा है, उसी पर फोकस किया गया था। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो एक और आयोग बनता है शिक्षा के लिए, उसकी जो कि था हंटर शिक्षा आयोग, जिसकी स्थापना 1882 और 1883 में की गई थी। वैसे मोस्टली जो 82 है वही पूछा जाता है कि 82 जो डेट है वही मानी जाती है, वैसे ये 82 और 83 दोनों इसमें दोनों ही जो डेट है वो इससे जुड़ी है। हंटर शिक्षा आयोग एक ऐसा आयोग था जो कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग इसको माना जाता है। 1882 ईस्वी में रिपन के काल में, यानी कि इस समय जो वायसराय थे वो रिपन थे, रिपन के काल में डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, जिनका पूरा नाम था विलियम विल्सन हंटर, उनकी अध्यक्षता में इसका जो स्थापना थी वो की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। कहने का मतलब अभी जो हमने पीछे पढ़ा 1854 का जो वुड डिस्पैच था, उसके बाद क्या-क्या सुधार शिक्षा में हुए हैं या फिर क्या-क्या प्रगति भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें की गई है, उसकी समीक्षा ही करनी थी, यानी कि उसकी समीक्षा करने के लिए जो हंटर शिक्षा आयोग है उसका गठन किया गया था। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 20 सदस्य थे, जिनमें से 8 भारतीय थे, यानी कि टोटल जो इसके मेंबर थे वो 20 थे, उसमें से 8 जो मेंबर थे वो भारतीय थे।
इसका जो कार्य था वो केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। जैसे कि हमने देखा कि जो वुड डिस्पेच था उसमें जो फोकस किया गया था वो उच्च शिक्षा पर किया गया था, लेकिन इसमें जो फोकस किया गया था वो माध्यमिक और जो प्राथमिक शिक्षा थी उस पर किया गया था। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और 200 प्रस्ताव पारित किए। इसके जो प्रमुख सुझाव थे वो क्या-क्या थे? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में होनी चाहिए, ऐसे इसके सुझाव थे। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों का जो नियंत्रण है वो जिला और जो नगर बोर्ड होते हैं उनको दे दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के जो खंड हैं वो 2 होने चाहिए, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 2 भागों में दी जानी चाहिए। 2 भागों का मतलब कि अलग-अलग तरीके से दी जानी चाहिए। जैसे एक में तो जो साहित्यिक शिक्षा हो वो दी जानी चाहिए जो विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार कर सके। यानी कि एक तो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसको आगे पढ़ना है, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा लेनी है, तो उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्वालीफाई कर सके वो। और जो दूसरी है उसमें व्यावसायिक और व्यापारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे अगर कोई व्यक्ति आगे नहीं पढ़ना चाहता है और वो अपना कोई रोजगार करना चाहता है तो वो वैसा कार्य अपना कर सके। तो दोनों तरह की शिक्षा यहाँ पर देने की बात की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाए, जो कि वुड डिस्पैच में भी किया गया था कि जो अगर कोई निजी तौर पर अपने कोई विद्यालय खोलना चाहता है या लोगों को शिक्षित करना चाहता है तो उनके जो प्रयत्न है उनको बढ़ावा दिया जाए। सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हंटर आयोग था उसमें कहा गया था कि सरकार को जो माध्यमिक शिक्षा है और जो कॉलेज शिक्षा है वहां से हट जाना चाहिए, मतलब वो एक तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र कर देना चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद भी प्रकट किया था। यानी कि इस आयोग ने ये भी बताया, क्योंकि ये यही था कि जो वुड डिस्पेच था उसका क्या करने आया था, उसकी समीक्षा करने आया था। तो समीक्षा करके उसने बताया कि जो महिला शिक्षा है उसके पर्याप्त प्रबंधन नहीं है। कहाँ पर? जो प्रेसिडेंसी नगर नहीं है वहां पर। इनकी जो प्रेसिडेंसी नगर है जैसे कि कलकत्ता है, मुंबई है, मद्रास है, वहां पर तो सारी सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए मोस्टली, लेकिन जो उसके अलावा जो शहर है वहां पर ऐसा कोई पर्याप्त जो प्रबंध है वो नहीं है। उसके लिए खेद प्रकट किया और उसे बढ़ावा देने की बात भी कही कि जो प्रेसिडेंसी शहर हैं उनके अलावा भी महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आगे बात करें तो इस आयोग के सुझाव पर प्रांतीय सरकारों ने कार्य किया और अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। अब इस आयोग ने जो सुझाव दिए थे इस पर जो प्रांतीय सरकारें थी उस समय उन्होंने कार्य किया और आगे के जो 20 वर्ष थे उसमें माध्यमिक और जो कॉलेज शिक्षा थी उसमें बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। हंटर आयोग के जो सुझाव हैं उन्हीं पर 1882 ईस्वी में पंजाब में और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि जो शुरुआत में कलकत्ता, बंबई और जो मद्रास थे वो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। उसके बाद 1882 में पंजाब में स्थापित किया गया और 1887 में इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित किए गए थे। अब हम बात करते हैं जो अगला कमीशन था उसकी, या जो अगला आयोग था उसकी, जो कि है रेले कमीशन, जो कि आया 1902 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी इसी को कहते हैं। सितंबर 1901 में कर्जन ने, इस समय जो वायसराय थे वो कर्जन थे, कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के विश्वविद्यालय जो अधिकारी थे उनका एक सम्मेलन बुलाया था और इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसे शिमला प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि शिमला के नाम से, यानी कि शिमला के ऊपर कई सारे जो ऐतिहासिक मतलब सम्मेलन है या कई जो बैठकें हैं वो काफी फेमस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कर्जन है उसने 1901 में शिमला में जो पूरा विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन था वो बुलाया था और वहां पर जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसे शिमला प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, जो लॉर्ड कर्जन थे, हमने इसे पीछे भी पढ़ा हुआ है कि जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना की थी, क्योंकि मैकाले की जो नीति थी वो देशी भाषाओं के विरुद्ध थी। आप जानते ही हैं कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि लॉर्ड मैकाले ऐसा व्यक्ति था जो भारत की जो भाषाएं हैं या जो भारत का ज्ञान है उसको बहुत कमतर आंकता था और वो अपने यहाँ का, यानी कि जो यूरोपीय ज्ञान है, जो पश्चिमी ज्ञान है, उसको ज्यादा बड़ा चढ़ाकर देखता था और यहाँ की जो ज्ञान है उसको बहुत ही नीचा समझता था। तो जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसका विरोध किया, क्योंकि मैकाले क्या था, देसी भाषाओं के विरुद्ध था, यानी कि अंग्रेजी जो थी उसको शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता था। तो लॉर्ड कर्जन ने मैकाले की शिक्षा जो नीति है उसकी आलोचना की थी। आगे बात करें तो 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इसको, यानी कि 1901 में जो सम्मेलन बुलाया वहां पर शिमला प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इसको केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देना था, यानी कि जैसे हमने देखा कि जो हंटर आयोग था वो माध्यमिक और जो प्राथमिक शिक्षा थी उस पर बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो था ये जो रैले कमीशन था वो केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देने का कार्य उसको दिया गया था। प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है उसको इससे बाहर रखा गया था। रैले कमीशन के 2 अन्य भारतीय सदस्य थे, यानी कि जो रैले कमीशन था उसमें 2 और भारतीय सदस्य थे और जो कि इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए कि जो रैले कमीशन है उसमें से जो भारतीय सदस्य थे वो कौन थे, तो एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, जो कि उस समय हैदराबाद के जो निजाम थे उनके लोक शिक्षा विभाग के निदेशक थे, और दूसरे थे गुरदास बनर्जी जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के उस समय जज थे। तो ये दोनों भारतीय सदस्य थे जो कि रैले कमीशन में शामिल थे।
अब एक नोट है, उससे पहले देखते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जातीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, यानी कि इसको ये भी कहते हैं, इसकी जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में सर गुरदास बनर्जी ने ही की थी। इसके अलावा सतीश चंद्र मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भी इसकी स्थापना के साथ ही जुड़े थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है उसकी स्थापना 1906 ईस्वी में सर गुरदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। सतीश चंद्र मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भी इसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। आगे बात करते हैं रैले कमीशन की ही। तो रैले कमीशन के सुझावों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। यानी कि जो रैले कमीशन ने सुझाव दिए उसके आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। अब रैले कमीशन के और मुख्य जो सुझाव थे या जो प्रावधान थे वो क्या-क्या थे? तो विश्वविद्यालयों को अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए, ऐसा इसका सुझाव था। विश्वविद्यालय के जो उप सदस्य हैं उनकी संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 50 से कम सदस्य ना हो उसमें और 100 से ज्यादा ना हो। इसके अलावा जो उप सदस्यों का कार्यकाल है वो आजीवन ना होकर सिर्फ 6 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 6 वर्ष के बाद उनको रिटायर कर देना चाहिए। इसके अलावा जो उप सदस्य हैं मुख्य रूप से सरकार के द्वारा मनोनीत होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये भी चीज जोड़ दी गई कि जो उप सदस्य हैं वो सरकार मनोनीत करेगी। चुने हुए जो सदस्य उप सदस्य हैं उनमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों से अधिक 20 और जो अन्य विश्वविद्यालय हैं वहां से अधिक 15 सदस्य चुने जा सकते हैं। यानी कि जो उप सदस्य चुने जाते थे उसमें भी कलकत्ता, बंबई और जो मद्रास विश्वविद्यालय थे वहां से 20 ले सकते थे और जो और विश्वविद्यालय थे वहां से 15 ले सकते थे। इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। यानी कि ये जो आयोग था या जो ये जो कमीशन था इसकी वजह से क्या हुआ, जो विश्वविद्यालय थे उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया, क्योंकि सरकार ही उनको मनोनीत कर रही है, उनके बारे में नियम वगैरह बना रही है, तो जो उनका नियंत्रण था वो काफी बढ़ गया। इसके अलावा सरकार को सेनेट के द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार भी दिया गया। निषेधाधिकार होता है कि वीटो पावर एक तरह से, यानी कि उनको बिल्कुल अगर किसी ने कोई फैसला किया है तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया था। उसके अलावा जो अशासकीय कॉलेज थे, यानी कि जो सरकारी नहीं भी थे, जो निजी कॉलेज थे, जो अशासकीय कॉलेज थे, उन पर भी सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का भी अधिकार दिया गया था। विशेष की बात करें, यानी कि इससे संबंधित विशेष क्या बात है, तो वो ये है कि जो राष्ट्रवादी नेता थे उस समय उन्होंने इसकी आलोचना की थी, यानी कि ये उनको पसंद नहीं आया था। पसंद इसीलिए नहीं आया था क्योंकि इसमें क्या था, सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक और नोट है यहाँ पर, उसे देखते हैं। तो कर्जन के द्वारा शिक्षा में परिवर्तन का उद्देश्य राजनीतिक अधिक और शैक्षणिक कम था, यानी कि ये जो कर्जन के टाइम पे ये सब किया गया था उसका जो उद्देश्य था वो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नहीं था, बल्कि जो पूरा उद्देश्य था उसका वो राजनीतिक ज्यादा था, क्योंकि मतलब एक तरह से वो जो पूरा सिस्टम था उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सैडलर आयोग जो कि इसके बाद आता है, 1917 ईस्वी के अनुसार 1904 के अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। यानी कि खुद इसके बाद जो सैडलर आयोग आता है 1917 में, जो कि शिक्षा से संबंधित ही था, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सैडलर आयोग ने भी माना कि 1904 में मतलब इतने ज्यादा प्रतिबंध जो विश्वविद्यालय हैं उन पर लगा दिए गए थे कि उस समय पूरे विश्व में, यानी कि पूरे संसार में इस तरह के विश्वविद्यालय नहीं थे जिन पे सरकार का इतना ज्यादा नियंत्रण हो। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि भारत में शिक्षा के विकास से ही संबंधित हैं। तो 1910 से शिक्षा के लिए 5 वर्ष हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक प्रावधान किया गया, यानी कि 1910 से शिक्षा पर 5 वर्ष हेतु, यानी कि हर 5 साल मतलब हर साल 5 लाख का खर्चा। जैसे 1913 का चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपया प्रावधान किया गया था, तो यहाँ पर हर वर्ष फिर 5 लाख रुपया प्रावधान कर दिया गया था कि शिक्षा पर 5 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय पर ही की गई थी, यानी कि शिक्षा महानिदेशक की जो नियुक्ति थी वो कर्जन के समय पर की गई थी। आगे बात करें तो जो शिक्षा महानिदेशक का पद था उसको ग्रहण करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो एच.डब्ल्यू. ऑरेंज था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा महानिदेशक का पद था वो पहला व्यक्ति कौन था जो शिक्षा महानिदेशक बना था, तो वो एच.डब्ल्यू. ऑरेंज था। इसके अलावा कर्जन के समय 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1904 में कर्जन के समय पर ही जो प्राचीन स्मारक अभिलेख या जो भी चीजें होती हैं उनको संरक्षण करने का जो अधिनियम था उसको भी पारित किया गया था। इसके अलावा 1910 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना भी की थी। आगे बात करें तो शिक्षा विभाग का एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था और सर हारकोर्ट बटलर जो थे वो परिषद में ऐसे पहले सदस्य थे। यानी कि जो शिक्षा विभाग का एक, जैसे पूरा शिक्षा विभाग है उसका जो एक सदस्य था वो जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसमें मतलब शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि उसमें शामिल होता था। तो ऐसा जो शामिल होने वाला पहला व्यक्ति था वो सर हार्डकोर्ट बटलर थे, जो कि परिषद में शिक्षा विभाग की तरफ से गए थे। 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें शिक्षा के बारे में अपना एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग की गई थी। यानी कि जो
गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा के बारे में अपना मत रखते हुए कहा था कि भारत में 6 से लेकर 10 वर्ष की जो आयु वाले बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने जो वुड डिस्पैच है, इसके अलावा हमारा जो रैले कमीशन है, इसके अलावा हंटर आयोग है, उनको देखा। इसके अलावा भी शिक्षा के ऊपर और भी आयोग हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।